अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के दो सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कोर्ट न्यूज़ की। अदालत से जुड़ी चंद अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इन ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो सियासी ख़बरें हैं, शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, उनके तोशाखाना तहफ़ से मुतल्लिक़ जो तफसीलात हैं उस ख़बर पर हम बात करेंगे। कौमी असम्बली में और सेनेट में जो अपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला है उस पर डेडलॉक की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ईमान मिज़ारी और अली हादी चट्टा की बात कर लेते हैं, जिनके खिलाफ़ NCCI का दर्ज किया गया एक मुकदमा जिसमें इल्ज़ाम है कि दोनों वकला मुल्ज़मान की तरफ से रियासत को मलाइन किया गया, रियासती इदारों को बदनाम किया गया। अब उस पर जो केस चल रहा है, आज ईमान ज़ैनब मज़ारी ने जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे शहरोज़ रियाज, उस पर जिरा की जानी थी, लेकिन आज अदालती कार्रवाई ही नहीं हो सकी। ये मुसलसल दूसरी समाअत है। हफ्ते के दिन भी वकला के इंतखाबात की वजह से केस की समाअत आगे ना बढ़ पाई, और आज जब अफजल मजूका साहब ने अदालत लगाई तो अली हादी चट्टा ईमान मिज़ारी के खावंद हैं, वकील हैं, पेश हुए। उनकी तरफ से अदालत को आगाह किया गया कि ईमान मिज़ारी जो हैं वो अलील हैं, उनको 104 डिग्री का बुखार है। बल्कि अली हादी चट्टा ने कहा कि मैं ख़ुद भी अलील हूँ, मुझे भी बुखार है, लेकिन ये तासुर ना मिले कि हम बहाना बना रहे हैं तो मैं अदालत के सामने पेश हुआ हूँ। अली हादी चट्टा ने कहा कि आज की समाअत से आप इस्तिस्ना दे दें और केस की समाअत को मुलतवी कर दें। इस पे जज साहब ने अदालती पुरशनी में वक्फ़ा किया, और वक्फ़ा करने से पहले अली हादी चट्टा से कहा कि आप ऐसा करें, बुखार है आपको भी, आपकी अहलिया को भी, आप एग्जम्पशन की तहरीरी दरख्वास्त लेके आएँ, उस पर फिर फ़ैसला करते हैं। तो वक्फ़े के बाद जब दोबारा समाअत हुई तो अली हादी चट्टा ने अपनी और अपनी अहलिया ईमान मिज़ारी की एग्जम्पशन यानी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी, तो जज साहब ने उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया और केस की समाअत को आज भी के लिए भी मुलतवी कर दिया। कल का भी अदालत ने तारीख़ नहीं दिया, और केस की समाअत को 14 जनवरी यानी एक दिन के वक्फ़ा डाल के जो है वो तारीख़ दी गई है। अब 14 जनवरी को इस केस की समाअत होना है। इसके अलावा नाज़रीन, वफाकी आईनी अदालत से मुतल्लिक़ ख़बर ये है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज मुंतकिल हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो वफाकी शरई अदालत में, वफाकी शरई अदालत अपनी प्रेमिसेस छोड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल हो चुकी है। अब नाज़रीन, जो आईनी अदालत का मुंतकिल होना है एक नई इमारत में, अब इसके बाद मेरे ख़्याल से जो इम्पैक्ट वफाकी आईनी अदालत का आना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आ सका, और उसके ना आने की एक वजह ये थी कि हुकूमत ने जिस तेज़ी के साथ या जिस जल्दबाजी के साथ आईनी अदालत बनाने का फ़ैसला किया, पार्लियामेंट से कानून साजी करवाई गई, पार्लियामेंट से आईनी तरमीम करवाई गई। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब आप आईनी अदालत बनाने चाह रहे थे तो वजारत कानून को चाहिए था कि उसका एक जो फ्रेमवर्क है, बुनियादी उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका ढांचा क्या होगा, वो सारी चीज़ें, वो सारी स्टडी जो फ्रेमवर्क था वो वजारत कानून को पहले बना लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि आईनी अदालत बन गई। जब आईनी अदालत बन गई, आईनी अदालत के जजेस ने अपना हल्फ उठा लिया और जाके वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके बैठे। वहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोर्ट स्टाफ था, ना दीगर जो आपको मतलब एक कोर्ट चलाने के लिए चीज़ें दरकार होती हैं वो भी दस्तयाब नहीं थे, कापी पेन पेंसिल तक नहीं था। तो अब ये तमाम जो मराहिल हैं ये मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम जो शॉर्ट कमिंग्स थी, खामियां थी, जो ज़रूरतें थी, उनको पूरा कर लिया गया है, खामियों को दूर कर लिया गया है। अब आईनी अदालत जो कि साबिक़ शरई अदालत की प्रेमिसेस में मुंतकिल हुई है, 3 कोर्ट्स ने आज काम किया है, और सुप्रीम कोर्ट से कोई 22-23 हज़ार मुकदमात आईनी अदालत को ट्रांसफ़र किए गए। लेकिन सिर्फ ये 22-23 हज़ार मुकदमात नहीं हैं, 7 जज हैं आईनी अदालत के, और 22-23 हज़ार मुकदमात तो वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट से मुंतकिल किए गए, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक 5-6 हज़ार मुकदमात मज़ीद जब से आईनी अदालत बनी है फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में उनका इंदराज करवाया गया है। उनको अभी नंबर नहीं लगे, नंबर लग जाएंगे अगले आने वाले 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में। तो ये तादाद जो है ज़ेर इल्तवा मुकदमात की, ये 30 हज़ार तक चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से आईनी अदालत को अब यहाँ पे मुंतकिल होने के बाद जहाँ
वहाँ पे जजेस के जो नंबर बढ़ाने की ज़रूरत पेश आएगी। वहीं आईनी अदालत को अपना गेयर भी तब्दील करना पड़ेगा, अपनी जो स्पीड है उस स्पीड को भी चेंज करना पड़ेगा। और एक जो इम्पैक्ट आना चाहिए था, पता लगे कि आईनी अदालत भी है, आईनी अदालत में मुकदमात की सुनवाई हो रही है, जो आम लिटिगेंट जो साइलिन हैं उनके हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, धड़ाधड़ फ़ैसले आ रहे हैं। तो ये एक जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट भी अब आईनी अदालत का लोगों के सामने, अवाम के सामने आना चाहिए। क्योंकि जब से 27वीं आईनी तरमीम हुई है, लोगों तक ये बात तो पहुँची कि आईनी अदालत बन गई है, लेकिन आईनी अदालत बनने के बाद हुआ क्या? कितने केसेस के फ़ैसले हुए? 500-550 केसेस के फ़ैसले किए हैं, बड़े नामसाइद, बड़े मुश्किल हालात में आईनी अदालत ने। लेकिन उसकी वजह क्या थी कि सिर्फ 500 फ़ैसले 2-2.5 महीने में? उसकी वजह ये थी कि नीचे पूरा स्ट्रक्चर नहीं था, बुनियाद नहीं थी, स्टाफ नहीं था, रिक्विजिट आपके पास स्टेशनरी नहीं थी, आपके पास आलात नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, ट्रेन आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं था। तो अब वो सारे मराहिल तय कर लिए गए हैं। अब देखते हैं कि अब यहाँ से आगे आईनी अदालत की जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या पॉजिटिव तब्दीली या परफॉर्मेंस क्या होती है वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि एक ब्रिज का काम करते हैं वकला और अदालत के दरमियान केसेस की फाइलिंग के लिए, इन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के क्लर्क्स होते हैं, जिन्हें आम फहम ज़बान में या आसान अल्फाज में आप कहें कि मुंशी कहा जाता है, कि वकला के ये मुंशी हैं। वो अपने आप को क्लर्क्स कहते हैं, लेकिन क्लर्क्स को ही लेके चलते हैं। उनसे जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया कमरा था वो वापस ले लिया गया था। अब ये क्यों वापस लिया गया, ये एक अलग एक कहानी है। इस कहानी के अंदर बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं, लेकिन उस सारी बहस में जाए बगैर ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने उन क्लर्क्स को सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में एक बड़ा शानदार कमरा बना के दिया है, ताकि जो फाइलिंग का प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के इंदराज का, जो साइल और सुप्रीम कोर्ट का जो एक ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ बना रहे इन क्लर्क्स के ज़रिए। तो उनको बड़ा शानदार कमरा बना के दिया गया। यहाँ पर वो मुकदमात तैयार करेंगे, जो मुकदमात साइलिन लेके आएंगे, उन मुकदमात को जाके वो जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे उसके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो आज इस रूम का जो है, इस रूम का चीफ जस्टिस याहिया साहब ने इफ्तिताह किया है। पहले फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया, मीडिया के डेस्क का इफ्तिताह किया, सुप्रीम कोर्ट की जो पार्किंग में कैंटीन बनी है उसका इफ्तिताह किया गया। अब एक और प्रोजेक्ट का, छोटा या बड़ा, उसका चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने जो है वो इफ्तिताह किया है। मकसद एक ही है कि इंसाफ की फराहमी का जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वो स्मूथ भी हो, उसमें साइलिन के लिए मज़ीद आसानियाँ जो है वो पैदा की जा सकें। बाकी आज जुडिशल कमीशन के इजलास भी एक नहीं 3 इजलास हैं, तो उसमें कौन कौन से जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कन्फर्म होते हैं, उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। जुडिशल कमीशन के रूल से मुतल्लिक भी मंदू खिल साहब की सरबराही में इजलास होगा, उस पर भी नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन तोशा खाना से मुतल्लिक नाज़रीन खबर सामने आई है। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि अक्टूबर 2025 से लेके कितने तोशा खाना में तहाइफ आए हैं, या हुकूमती डिग्निटरीज़ को, हुकूमती शख्सियात को, सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को, उनकी काबीना के अरकान को कितने तहाइफ मिले हैं, उनकी तफसीलात नाज़रीन काबीना डिवीज़न ने पब्लिक कर दी हैं। अब इन डिटेल में नाज़रीन ये बताया गया है कि जो तोशा खाना के तहाइफ आखिरी सहमाई में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो मिले हैं, तमाम शख्सियात ने मसूल होने वाले जो तहाइफ थे उन्हें तोशा खाना में जमा करवाया। वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना का मज़ीद रिकॉर्ड जो है इसको ना सिर्फ पब्लिक किया बल्कि काबीना डिवीज़न के दस्तावेज़ात के मुताबिक अक्टूबर ta दिसंबर जो तहाइफ मिले इस सहमाई में, उसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फ़र्स्ट लेडी यानी आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर IT शीज़ा फ़ातिमा, वज़ीर पानी अवैस लगारी, और इसी तरीके से अता तारड़ साहब हैं, या सादिक साहब हैं, आहद चीमा साहब हैं, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी तारिक फ़ातमी साहब, सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी, सदर के तर्जमान मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जिन शख्सियात को भी तहाइफ मिले उन तमाम ने वो तहाइफ जो है, अब तहाइफ क्या थे, तहाइफ से मुतल्लिक़ भी तफसीलात बताई गई हैं कि इसमें रोज़ा रसूल, खाना काबा, मक्का मुकरमा के मॉडल्स, पेंटिंग, परफ्यूम्स और शील्ड्स हैं, कारपेट है, टी सेट है, तलवार है, खंजर है, गुलदान है, घड़ियाँ हैं, डेकोरेशन पीसीज हैं, सेट्स हैं, और सऊदी काफ़ी है, किताबें हैं, रॉयल कैप्स हैं, और
टेबल वॉच है, मेट्रो बस का मॉडल है, कहवा पॉट है, शर्ट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंबल, स्कार्फ और टाई समेत दीगर तोहफ़ शामिल हैं। और इन तोहफ़ की जो है काबीना डिवीज़न के दस्तावेज़ात के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर 2025 तक वसूल कुनंदगान ने तमाम तोहफ़ को जमा करवाया है और काबीना डिवीज़न वसूल शुदा तोहफ़ का तखमीना लगवा रहा है। इस हवाले से अमल जो है वो जारी है। अब आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के अपने दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म की कुर्सी से नहीं उतरे थे, तो उनसे जब तोशाखाना की डिटेल मांगी गई तो इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि वो जी अगर ये जो तोहफ़ जिन ममालिक से मिले हैं, इन तोहफ़ की अगर डिटेल पब्लिक हो जाती हैं तो उन ममालिक के साथ बिलखसूस जो मुस्लिम ममालिक की तरफ से हुकूमती सरबराहान को, वज़ीर आज़म को, सदर को जो तोहफ़ दिए गए हैं तो उनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आज काबीना डिवीज़न तमाम तोहफ़ की डिटेल को पब्लिक कर रहा है, पब्लिक डोमेन में ला रहा है, पब्लिक रिकॉर्ड बना रहा है और किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का कोई ऐसा अंदेशा नहीं जिस अंदेशों का या जिन ख़दशों का इमरान खान साहब के दौर में इजहार किया गया था। इसके साथ साथ नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब कराची से आज वापस आ जाएंगे। एक चीज़ उनके दौरे में रह गई। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये थी कि मज़ार कायद पे उन्होंने हाज़िरी देनी थी। बानी पाकिस्तान के मज़ार कायद पे उन्होंने जाना था, फातिहा ख़ानी करनी थी। कल जब वो अपनी रहाइश से निकले, जहाँ पे उन्होंने रेजिडेंस अख्तियार की हुई थी, वहाँ से निकले जहाँ पे वो उन्होंने क़याम किया हुआ था, वो मज़ार कायद के गेट तक तो पहुँचे, लेकिन फातिहा ख़ानी के लिए मज़ार कायद नहीं जा सके। उसकी वजह क्या थी कि मुकर्रर जो टाइम था वो तो ऑलरेडी गुजर चुका था, उससे घंटों बाद जो वहाँ पे वो पहुँचे थे। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि अपोजिशन लीडर की तैनाती फ़ौरी तौर पे होनी चाहिए। कौमी असम्बली में अचकज़ई साहब को बना दें जल्दी से स्पीकर साहब, और जो सेनेट है वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, वो राजा नासिर अब्बास साहब को बना दें। लेकिन ये बेल जो है वो मुंडे नहीं चढ़ रही, क्योंकि उसमें स्पीकर अय्याज सादिक साहब के ज़राए से ये दावा सामने आया था कि स्पीकर अय्याज सादिक साहब का कहना है कि जो 70 अरकान के सिग्नेचर के साथ तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दी है और दरख्वास्त के साथ जो अदालती केसेस की दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड जमा करवाया गया है, वो 70 अरकान के सिग्नेचर तो अपनी जगह पे जो ये कहते हैं कि कौमी असम्बली में अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, लेकिन अपोजिशन के अरकान की जानिब से डायरेक्टली ज़राए का ये दावा है कि स्पीकर अय्याज सादिक साहब को अप्रोच किया गया कि अचकज़ई साहब का बतौर अपोजिशन लीडर जो नोटिफिकेशन है, जो प्रोसेस मुकम्मल होना है, इस प्रोसेस को मुकम्मल ना किया जाए। तो आज आप जानते हैं कि कौमी असम्बली का सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पे जो इजलास है वो शाम 5 बजे बुलाया है। अब इस इजलास के मौके पे इस बात का इम्कान है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, वो आज स्पीकर साहब के साथ मुलाकात करेंगे उनके चैम्बर में, और चैम्बर में मुलाकात करके एक मरतबा फिर इस डिमांड को दोहराएंगे कि अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन करें और शायद गिलानी साहब के साथ भी मुलाकात करें और उनसे कहा जाए कि राजा नासिर अब्बास साहब का जो है वो नोटिफिकेशन करें। लेकिन ये जो दावे सामने आ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे स्पीकर ऑफिस की तरफ से, जो कि अहमद डोगर साहब ने जमा करवा दिए थे, लेकिन ये जो बात सामने आ रही है कि अपोजिशन के अरकान एतराज़ कर रहे हैं, इस दावे से या इन रिपोर्ट से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फ़िलहाल वो जो अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पे डेडलॉक आया था, वो डेडलॉक अभी भी बरकरार है। वो डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि उस डेडलॉक में हर गुज़रते दिन के साथ या लम्हे के साथ शिद्दत आती जा रही है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।